નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું આપણા મુદ્દા આપણી વાતમાં. મિત્રો, પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. પરિવર્તન એ સમય અનુસાર આવવા જ જોઈએ અને આ પરિવર્તનો જ આપણા જીવનને વધારે સહુલિયતભર્યા બનાવે છે. આવા જ કોઈ પરિવર્તનો EPFO દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે, જેના સુધારા અને નવી પહેલ વિશે આજે આપણે આપણા મુદ્દા આપણી વાતમાં ચર્ચા કરીશું. આ વિશે વાત કરવા માટે ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાંથી रीजनल PF कमिश्नर श्री अभिषेक गुप्ता जी अपनी वच्चे उपस्थित है. स्वागत है सर आपने हमारा कार्यक्रम में. सर, जब हम बात कर रहे EPFO सुधारा और उनकी नई पहल के बारे में, तो पहले तो हम शुरू करते हैं EPFO क्या है. कई दर्शक मित्र होंगे जिनको ये शब्द नया लगेगा, तो वहाँ से हम शुरू करें. सर, EPFO क्या है? EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि जो संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करता है. इसके अंदर है ना, आपने सुना होगा EPF के बारे में. बहुत लोग, आपके जो श्रोतागण हैं उन्होंने भी सुना होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में. तो EPF का जो का संचालन जो है EPFO करती है. उसमें है ना एक EPS भी होता है, एम्प्लॉयमेंट है ना पेंशन स्कीम होती है, और एक ईडीआई स्कीम होती है. EPF एंड MP एक्ट एक स्टैच्यूटरी एक्ट है जो पार्लियामेंट ने के द्वारा पारित किया गया हुआ है. उसी का संचालन है ना EPFO करता है. इस एक्ट के द्वारा है ना 3 स्कीमें चलाई जाती हैं जो कि 1992 से चलाई जा रही हैं जी. इसमें फर्स्ट है EPF स्कीम, EPS स्कीम और ईडीआई स्कीम. जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जो EPF में जो भी मेंबर आता है जी, और जो भी है ना एम्प्लॉयर उसमें है ना कवर्ड होता है. पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से एम्प्लॉयर इसमें कवर्ड होते हैं. एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता या फिर है ना कोई भी एस्टेब्लिशमेंट. जिनके भी है ना 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैंडेटरीली है ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है EPFO में. और 20 से कम वाले एम्प्लॉयज़ भी है ना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट वो वॉलंटरी के बेसिस पे होता है. जो भी एम्प्लॉई है ना जिनकी है ना पगार 15,000 से कम की होती है उनको है ना मैंडेटरीली है ना EPF में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उनको करवाना पड़ता है. एम्प्लॉयर के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है ये. और जो 15,000 के ऊपर जो होते हैं उनका वॉलंटरी होता है रजिस्ट्रेशन. अब इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जो मतलब कि ये ना समझ लीजिए कि ये ना कोई एम्प्लॉय ने किसी नई कंपनी में गया, उस कंपनी में ना वो जैसे ही जाता है वो अगर वो कंपनी PF में कवर्ड है तो वो उस एम्प्लॉय का एक UN नंबर जनरेट करेगा. यूनिफाइड अकाउंट नंबर होता है जी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है. उस अकाउंट वो एक है ना PF अकाउंट नंबर होता है. उस PF अकाउंट नंबर में वो एम्प्लॉय की सैलरी से ना उसकी सैलरी का 12% काट करके उस अकाउंट नंबर में डालेगा और अपने तरफ से ना कुछ अंशदान करेगा. वो भी 12% के रेट पे ही होता है. 12% का जो रेट है वो बेसिक प्लस DA के ना ऊपर, DA मतलब डियरनेस अलाउंस प्लस ना बेसिक के ऊपर पे कैलकुलेट किया जाता है. ये जो अमाउंट जो होता है ये है ना EPF स्कीम जो होती है उसमें है ना एम्प्लॉई का है ना टोटल 12% जितना अंशदान होता है वो जाता है. और जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से 8.33% EPS स्कीम में जाता है, पेंशन स्कीम में जाता है. और ना 3.67% है ना EPF स्कीम में आता है. जो PF जो स्कीम है बेसिकली है ना ये एक रिटायरमेंट फंड है. इसका उद्देश्य ये है कि ये ना जो भी है ना एम्प्लॉई है वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे एक है ना फंड क्रिएट कर सके जिससे कि वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे सुचारू रूप से ना चला सके जी. तो EPF जो होता है रिटायरमेंट फंड होता है, तो इसमें है ना जितना भी अमाउंट जाता है वो है ना उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है. हर साल उसको इंटरेस्ट क्रेडिट मिलता है और वो अपने ना रिटायरमेंट के टाइम पे जितना भी उसका कॉर्पस क्रिएट होता है उसको वो निकाल सकता है. उसी तरह पेंशन स्कीम होती है. इस पेंशन स्कीम में जो 8.33% गया है एम्प्लॉई का, वो उससे है ना एम्प्लॉई को है ना पेंशन मिलती है उसके रिटायरमेंट के बाद. और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेट किसी सर्कमस्टांसेस में तो है ना उनके है ना डिपेंडेंट को ये पेंशन की है ना सुविधा दी जाती है.
ये रहा है ना टोटल स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस EPFO आते हैं का। ईपीएफओ का। जी। इसके अंदर सबसे ना जो अच्छी बात ये है कि है ना आज की डेट में है ना ये वन ऑफ द बेस्ट सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं आप, जी। रिटायरमेंट सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो है ना अराउंड अभी लास्ट ईयर 8.25 दिया गया है, और ये इंटरेस्ट पे ना टैक्सेशन नहीं होता है, इन द सेंस कि है ना ये जब भी आप विड्रॉल करोगे इसका पैसा का तो उस पर है ना कोई टैक्स लागू नहीं करता है। जी। इवन है ना इन्वेस्टमेंट और एक्रूवल के टाइम पर भी टैक्सेशन नहीं है, सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स, बट है ना ओवरऑल इस पे है ना टैक्सेशन से इसको बरी किया गया है। तो टोटल जो है ना आपका जो कॉर्पस बनता है एट द एंड ऑफ द ना एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ योर सर्विस, वो बहुत ही ह्यूज होता है। उस पर ना कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग होता है, और एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। और यही है ना ईपीएफओ का एक ध्येय है कि है ना हम लोगों के रिटायरमेंट के बाद उनको सर्व कर सकें। આજ બપોરના કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો આપણે વાત કરી હતી બચત પર, ભવિષ્યની કમાણી. તો આ એક એવું જ સ્ટ્રક્ચર છે જે સરકાર અને તમને ભુગતાન કરતી સંસ્થાઓ દ્વારા તમારા ભવિષ્યની એક સુરક્ષિતતા અને સુનિશ્ચિત થાય કે આટલી અમાઉન્ટ તમારા ખાતામાં આવે એ માટે કાર્યરત संस्था એટલે ईपीएफओ. सर हमारे साथ दिलीप भाई अहमदाबाद से जुड़े हैं, उनका कोई प्रश्न है? जी दिलीप भाई, आपका प्रश्न हमें हिंदी में बता सके तो अच्छा रहेगा. हेलो દિલીપ ભાઈ, આપને વિનંતી છે આપના ટીવી સેટનો અવાજ આપ ઘટાડી દો. मेरा प्रश्न ये है સર આપનો ટીવી સેટનો અવાજ ધીમો કરી દેશો તો हाँ जी અમને આપનો हाँ અવાજ जी हाँ સંભળાય. जी हाँ जी हाँ जी मारे प्रश्न पर थे कि मेरा जो पीएफ है ना उसके सरनेम आगे है जी. कि सरनेम आगे है और अभी जो पीएफ में वो सरनेम पीछे है। अच्छा, नाम क्या नाम करना को लेकर चाहिए? आपका कोई इश्यू है? जी, जो नए हमारे सुधार आए हैं और नई पहल है उसमें क्या कुछ प्रावधान है जिसमें नाम में सरनेम आगे और नाम पीछे, या फिर नाम आगे और सरनेम पीछे है? क्या लिंकअप हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई सुधार आ चुका है. सुधार आ चुका है इसके अंदर. जी देखिए दिलीप भाई, अगर आज पहले ऐसा होता था कि है ना जब भी है ना कोई नाम में है ना सुधार हुआ करता था, उसके अंदर ना आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता था, जिसमें कि आपको जो आपके जो करंट एम्प्लॉयर है उसे सिग्नेचर करा करके ईपीएफ ऑफिस को देना रहता था. आज की डेट में ऐसा हो गया है कि ना बहुत सारे, जैसे समझ लीजिए अगर आपका है ना यूएन जनरेशन 2017 के बाद का हुआ है तो, और उसमें आधार सीडेड है, सबसे बड़ी बात है इसमें आधार सीडेड है, तो आप लोग उसमें अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ लिविंग, अपना फादर्स नेम, बहुत सारे फील्ड्स आप खुद से चेंज कर सकते हो. आप खुद से मेंबर पोर्टल पे आप जाइए, आप खुद से उसमें है ना चेंजेस लेके आ सकते हो, खुद से आप उसमें है ना, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. हाँ, अगर आपका है ना 2017 के पहले का यूएन है तो उसके लिए ना आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा. फाइल आपको ऑनलाइन ही करना है. आप मेंबर पोर्टल से आप एक अर्जी डाल दीजिए कि मेरे को ये चेंजेस करने हैं, और वो फिर ना एम्प्लॉयर के पास जाएगा और वो उसको है ना एक्सेप्ट करेगा. जी. अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर है ना आपका जो भी रिक्विजिट चेंजेस है वो हो जाएंगे. जी. अगर थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर आपका कभी आधार से लिंक हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत चेंजेस किए हैं कि है ना अगर किसी का आधार से लिंक नहीं हुआ है यूएन नंबर, तो उसमें है ना आपको अर्जी तो ईपीएफ ऑफिस में देनी पड़ेगी, बट उसमें है ना एक लेवल ऑफ द हायरार्कीज हुआ करती थी, कम से कम 3-4 हायरार्की पर जा करके है ना उसका अप्रूवल हुआ करता था. बट आज की डेट में सिर्फ 2 लेवल की है ना हायरार्की पे ही ये अप्रूवल हो जाता है, तो बहुत ही जल्दी है ना अप्रूवल हो जाता है. और इसमें है ना कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने नीयरेस्ट है ना ईपीएफ ऑफिस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं. जी. और या फिर आप है ना ईपीएफआई जीएमएस में कोई ग्रीवांस डाल सकते हैं. हम उसके लिए का समाधान जरूर करेंगे. दिलीपભાઈ, आशा है तमने तमारा प्रश्नનો जवाब मળી गयो हशे અને समाधान થઈ जशे. सर हमारे साथ कमुबेन साबरकांठा से जुड़े हैं, उनका कोई प्रश्न है? जी कमुबेन, आपका प्रश्न बताइए. सर जी. સર હું એક સંસ્થામાં કામ કરતી હતી. जी. એમાં મારું 2016 પહેલા ઈપીએફ કપાતું હતું. जी. પછી અમારું 2016 પછી યુએન નંબર આવ્યો, પણ આગળનો યુએન નંબર બી નહોતો અને એની કોઈ પાવતી પણ મારી પાસે મને સંસ્થાએ આપી નથી. પણ મેં એ પૈસા હતા એ ઉપાડ્યા હતા. અત્યારે મારા પેન્શન યોજનામાં એ પૈસા જમા છે. તો અત્યારે હું જે જગ્યાએ હું કામ કરું છું એ પેલા પેન્શન વાળા પૈસા મારે જો આમાં જમા કરાવવા હોય અત્યારના ઈપીએફમાં, તો મારે શું પ્રોસેસ કરવાની રહેશે અને કયા ડોક્યુમેન્ટ મારે જોઈશે? जी.
सर इनका प्रश्न है कि 2016 से पूर्व किसी कंपनी के साथ जुड़े थे, वहाँ से उनके पास कोई आधार या ऐसा कुछ कागज़ नहीं है, पर उन्होंने कभी ट्रांजैक्शन किया था और अब जो वर्तमान जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी एक कटौती हो रही है, तो उनको अगर मर्ज करना या फिर विड्रॉ करना है पुराना अकाउंट से, अब क्या कर सकते हैं, कौन से दस्तावेज से ये मर्जर होगा? मुझे लग रहा है कि शायद एक ही नंबर होता है ईपीएफ अकाउंट नंबर। अगर आपका 2016 के पहले का है ना, अगर आपके पास यूएन नंबर है, अगर यूएन नंबर नहीं है तो आपका ईपीएफ अकाउंट नंबर होगा। आपके जब सैलरी स्लिप जब दिया गया होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उस पर ना पीएफ अकाउंट नंबर लिखा होगा। आप वही अकाउंट नंबर ना लेकर करके उसमें है ना जो आपका जो करंट नियोक्ता है उसके वहाँ पे जो यूएन नंबर आपको दिया गया है उससे आप लिंक कर सकते हो दोनों को। वो लिंक करने के लिए पहले आपको ना पहले वाले जो अकाउंट नंबर में आधार सीड कराना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि है ना, क्योंकि 2017 के पहले वाला केस है और आधार सीडिंग करानी है, तो आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक है ना एक एप्लीकेशन होती है वो भरना पड़ेगा। वो भर करके ऑफिस में देना पड़ेगा। एक बार आपका है ना जो प्रीवियस अकाउंट है जो 2016 के पहले का है 2016 का है, उसमें अगर एक बार आधार लिंक हो गया तो ऑटोमेटिकली है ना आपके जो करंट एम्प्लॉयर है दोनों का लिंकअप हो जाएगा। इसमें है ना और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक चीज़ मैं और क्लैरिटी दे देता हूँ कि है ना जो ईपीएफ जो होता है उसमें है ना वो एम्प्लॉयर लिंक्ड होता है, इन द सेंस कि अगर कोई है ना एम्प्लॉय कंपनी ए से कंपनी बी जाता है तो फिर है ना उसका अकाउंट भी ट्रांसफ़र होता है कंपनी ए से कंपनी बी में। बट ज़्यादातर ना दिक्कतें क्या आती हैं कि ये ना एम्प्लॉय तो शिफ्ट कर जाता है बट उसका ईपीएफ अकाउंट शिफ्ट नहीं करता है। तो इसका सुधार लाने के लिए हमने ये किया है कि है ना अगर आपका है ना कंपनी ए में भी है ना आधार लिंक्ड है और कंपनी बी में भी आधार लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है आपका अकाउंट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी बी जैसे ही आपका है ना फर्स्ट ईसीआर भरेगी, मतलब फर्स्ट आपका है ना कंट्रीब्यूशन आपके है ना खाते में डालेगी, कंपनी ए का है ना जितना भी अकाउंट का आपका बैलेंस रहेगा वो कंपनी बी में शिफ्ट हो जाएगा, वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाता है वो। तो ये एक है ना आईटी के नया सुधार लेकर के आए हैं हम लोग। अगर इसमें बस ये चीज़ है कि है ना दोनों में आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કઈ રીતે ઈપીએફમાં નવા સુધારા આવ્યા છે અને કઈ રીતે આપણી સહુલિયતમાં વધારો કરે છે। હાલ આપણી સાથે એક દર્શક જોડાયા છે पंजाबથી। जी राजकुमार जी गुरदासपुर से आप जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न बता सकते हैं। हाँ जी जी हेलो सर, सत श्री अकाल जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार जी। सर हिंदी में आप अपना प्रश्न बता सकते हैं। हाँ सर, ऐसा है मेरा ना 2022 का यूआर नंबर डिसेबल आ रहा है। हाँ जी सर। सर राजकुमार जी आपको अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा ताकि हम आपकी आवाज़ को स्पष्ट सुन सके। राजकुमार जी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। जी आप हिंदी में अपना प्रश्न बता सकते हैं। अच्छा सर, मेरा ना यूआर नंबर 22 का ना 2022 का नंबर डिसेबल आ रहा है सर। जी हाँ जी, हाँ जी। जी सर, देखिए यूएन नंबर है ना डिसेबल होने के है ना 2-3 रीजंस हैं। अपडेट नहीं हो रहा। जी राजकुमार जी आप अपना समाधान और उत्तर सुन लीजिए। जी सर। यूएन है ना डिसेबल होने के है ना 2-3 रीजंस हो सकते हैं, वो हमें पता करना पड़ेगा क्यों आपका यूएन डिसेबल किया गया है। ब्रॉडली है ना जो यूएन डिसेबल किया जाता है इसकी वजह से क्योंकि जिस भी कंपनी में आपने काम किया होगा या फिर यूएन में ना कुछ कंट्रीब्यूशन जिसने भी कंपनी में डाला होगा उस कंपनी पे कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड का कोई आशंका होगी। तो इसके है ना 3 है ना कुछ ऐसे फ्रॉड केसेस है ना रिपोर्ट किए गए हैं पहले पास्ट में, जिसमें कि है ना एक है ना ABRY करके था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी, उसके रिलेशन में है ना कुछ है ना कंपनीज़ ने है ना फ्रॉड करने की कोशिश की थी। उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। जिस दिन वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन है ना यूएन को है ना वापस से है ना सुचारू रूप से है ना चालू कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आपके है ना जो कंसर्न्ड ऑफिस है वहाँ पे है ना आप है ना एक बार पता कर लें, या फिर EPFI GMS में या फिर CP ग्राम पोर्टल पे आप अपना एक ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं, और हम EPFO पूरी कोशिश करेगा कि आपके केस को है ना बहुत ही जल्दी है ना हैंडल करे और है ना आपके यूएन को वापस है ना सुचारू रूप से है ना चालू कर दे।
कुछ 13 मुद्दे हुआ करते थे जिनको 3 मुद्दों में हमने संकलित कर दिया है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अब ये विड्रॉ करना काफ़ी आसान बन चुका है। और इसी बात का सर एक और कॉल हमसे जुड़ना चाह रहा है। विरमगाम से प्रवीण भाई मकवाणा है जी। प्रवीण भाई आपनो प्रश्न जणावशो। प्रवीण भाई आपने विनंती है अपना टीवी सेट નું वॉल्यूम आप म्यूट कर दो। मेरा प्रश्न ये है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? जी 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 जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए। हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ सर? जी जी जी, कर सकते हैं। मैं सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अभी पीएफ उठाया था, पेंशन का पैसा मेरा रुक गया, आधा ही पैसा आया था, 9,500 पेंडिंग बता रहा है। अच्छा, तो पैसा कब मिल सकता है अब वापस? आपका पेंशन का पैसा मीन्स आप पेंशनर हो ईपीएफओ के? नहीं, मैं जॉब छोड़ दिया था, फिर वापस जॉब लग गया हो, तो मैंने पीएफ का फॉर्म भर के वापस जॉब लग गया। ओके, तो आपने है ना अपना पेंशन का जो आपने पीएफ उठा लिया था कि है ना कि नहीं उठाया आपने अभी? मतलब आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था? જી પ્રવીણભાઈ લાગે સંપર્ક છૂટી ગયો છે, પણ નિયમ મુજબ એવું હોય છે કે તમે સંપૂર્ણ અમાઉન્ટ રિટાયરમેન્ટના પહેલા ન ઉપાડી શકો ને એ अलग अलग इसी खाता के में लिए जता ना હોય मैं છે। न्यू इनिशिएटिव के बारे में ना जी। बात करना चाहता था। हम और है हम ना, न्यू इनिशिएटिव की ही बात कर रहे थे हाँ, सर तो पहले। इसमें है ना इनके जो भी इनकी क्वेरी है उसमें रिजोल्यूशन हो जाएगा। जी जी सर। अभी है ना रिसेंटली है ना भारत सरकार ने ना एक है ना चेंजेस किए हैं हमारे ना विड्रॉल के लिए। जो है ना पीएफ का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आप अपनी लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ही मिलेगा। तो पार्शियल विड्रॉल करने के लिए है ना पहले है ना कुछ प्रावधान हुआ करते थे, करीब 13 प्रावधान थे ऐसे करके, जिसमें कि है ना अभी किसी की मैरिज हो रही है, किसी बच्चे की मैरिज है, या फिर ना किसी क्रिटिकल इलनेस आ गया, या फिर किसी को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाने का, या फिर पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करने का है, तो वो जो भी एम्प्लॉय था वो अपने ना इन प्रावधानों के अंदर में ना अपना कुछ पैसा निकाल सकता था। अभी इसमें जो है ना निकालने की जो लिमिट हुआ करती थी वो है ना अब सिर्फ एम्प्लॉय शेयर जो होता था जो आपने है ना भरा है और उस पर जो इंटरेस्ट है उसका 50 से 100% निकाल सकते थे। जो अभी नए प्रावधान आए उसमें आप है ना अपने टोटल पीएफ बैलेंस जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसका 75% पैसा आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। और जो 13 प्रावधान थे उनको ना रिड्यूस करके 3 प्रावधानों में कर दिया गया है। 3 में क्या है, फर्स्ट है एसेंशियल नीड। एसेंशियल नीड का मतलब है क्रिटिकल इलनेस हो गई, ये समझ लो मैरिज हो गया या फिर एजुकेशन के लिए हो गया। दूसरा प्रावधान है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर हाउस कंस्ट्रक्शन है, अगर रीपेमेंट ऑफ द लोन है उसमें आप निकाल सकते हो। और थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर है ना आप है ना कोई है ना नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, एनीथिंग, और इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप हमेशा है ना 75% ऑफ द ना पीएफ एक्यूमुलेशन जो आपके है ना पासबुक में दिख रहा है उसका आप है ना तुरंत ही है ना आप है ना इसमें विड्रॉल कर सकते हो। तो प्रवीण भाई ने जो बताया कि उनकी कुछ प्रतिशत अमाउंट बाकी, मतलब एक फिगर बाकी है, वो शायद 25% से होगी जो उनको रिटायरमेंट की एज में ही मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी ऐसा है कि है ना 75% आप है ना पीएफ का जो अमाउंट होता है उसमें से आप है ना तुरंत ही निकाल सकते हैं। बट है ना जो बाकी का 25% है वो है ना आप 1 साल के बाद निकाल सकते हो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में आ गए हो तो आप नहीं निकाल पाओगे, आप उसको रिटायरमेंट के टाइम तक ही निकाल पाओगे। अगर आप है ना अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप है ना 25% है ना आप निकाल सकते हो। उसी तरह जो पेंशन के जो आपके श्रोता है उन्होंने जो पूछा, पेंशन में भी ये ना ये चेंजेस लेके आए हैं कि ये ना नॉर्मली क्या होता है कि जो पेंशन फंड में है ना अगर 10 साल की सर्विस होती है तभी आपको पेंशन दी जाती है। बट हमने ये देखा है कि है ना 75% जो हमारे है ना पेंशन के है ना सब्सक्राइबर थे वो है ना अपना प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते थे, तो उनको है ना पेंशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं था। तो इसमें है ना ये चेंजेस लेकर के आया गया है कि है ना जब समझ लीजिए ना आपकी नौकरी छूट गई है और आप है ना 3 साल तक आपको कोई नौकरी नहीं मिली है या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप 36 मंथ्स के बाद ही आप है ना उसका पेंशन का विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट था जस्ट कि है ना इस जो हमारा जो ईपीएफओ है, ईपीएफ फंड है जो, उसको है ना एज अ सेविंग स्कीम नहीं माना जाए, उसको एक रिटायरमेंट फंड माना जाए।
हो क्या रहा था कि है ना मल्टीपल विड्रॉल की वजह से जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो कॉर्पस बचता था लोगों का वो बहुत ही कम बचता था, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पहले मल्टीपल विड्रॉल कर चुके थे। इस चीज़ को रोकने के लिए ना ये लिमिट्स लगाई गई हैं। बट अभी भी आज के डेट में है ना आप 75% ऑफ योर पीएफ बैलेंस आप इमीडिएटली निकाल सकते हो किसी भी काम के लिए, और बाकी का 25% आप है ना 1 साल के बाद निकाल सकते हो। पहले जो था ये प्रोविज़न ये था कि है ना अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करने का है तो उसमें आपको है ना 5 से 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसमें अब ऐसा नहीं है। अब इसमें है कि आपका है ना अगर आपका 12th मंथ की सर्विस है तो आप है ना कोई से भी है ना प्रावधान में आप ये विड्रॉल कर सकते हो। 12 मंथ्स मतलब 1 साल की सर्विस है आपकी तो जी। तो ये मेजर चेंजेस लेकर के आ गया है ईपीएफओ में। हमारे साथ एक हमारे दर्शक विजयभाई वलसाड से जुड़े हैं। जी विजयભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? હાજી, આપણે હું પહેલા બોમ્બેની સ્કૂલમાં સર્વિસ કરતો હતો સર. જી. 17.5 વર્ષની સર્વિસ કરી. સ્કૂલમાંથી સ્કૂલ બંધ થઈ ગઈ, સરપ્લસ થયા અમે લોકો. તો મારી જે જોબ છે 17.5 વર્ષ થઈ છે, તો મને પેન્શન મળી શકે કે નહીં? जी, बहुत सरल प्रश्न है। वो 17 साल 6 महीना उन्होंने मुंबई की किसी स्कूल में नौकरी की है, तो क्या वो पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं? जी हाँ, आप ना एलिजिबल हैं। बस है ना आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन भी काटा गया हो उस टाइम पे। तो आप अपने सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं, या फिर अपने जो है ना एम्प्लॉयर हैं जो भी स्कूल वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। उसमें है ना आपके या फिर आपके सैलरी स्लिप में भी लिखा रहेगा कि आपका ईपीएफ और ईपीएस कंट्रीब्यूशन कितना पेमेंट किया गया है। अगर किया गया है 10 साल की सर्विस से ज़्यादा है तो आपको है ना पेंशन के एलिजिबल हो, आपको पेंशन दी जाएगी। जी, आशा करिए છીએ કે દર્શક મિત્રો તમને આ જે નવાચાર છે એના થોડા અંશ જે ચર્ચામાં લઈ શક્યા છીએ એ મદદરૂપ થશે, અને આપ આગળ જે પણ વ્યવહાર કરશો એમાં આ अभिषेक जी जो माहिती आपी है ये मददरूप थशे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ बात की और उन सबको ये जो नई पहल आई है, नए सुधार आए हैं उनसे अवगत करवाया। दर्शक मित्रों, आज कार्यक्रम में मात्र आटलू ज। फरी मळीशुं, रजा आपशो। नमस्कार।